हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस समझने से पहले आपको छोटे छोटे पॉइंट्स समझने होंगे। जैसे कुछ एक बातें हैं यहाँ पर कंडक्टर से रिलेटेड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, समझिए। एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर has large number of mobile charges which are free to move in a material। किसी भी कंडक्टर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज, फ्री टू मूव, जो मूव कर सकते हैं। इन ए मेटेलिक कंडक्टर दीज मोबाइल चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाउंड नहीं होते एटम के साथ और वो फ्री मूव कर सकते हैं सरफेसेस ऑफ द कंडक्टर पे, कंडक्टर के सरफेसेस के थ्रू वो फ्रीली मूव करते हैं। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो नेट मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में है। कह सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, नेट चार्ज मूव नहीं कर रहा। कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है ये इस तरह से, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, एक यहाँ से यहाँ, तो एक यहाँ से यहाँ चला गया। इस तरह से नेट मूवमेंट क्या रहती है, जीरो रहती है। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ समझिए दस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं है, इस जगह पर करंट का कोई फ्लो नहीं है। जैसे यहाँ पर लिख रखा, ए कंडक्टर एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो जो कंडक्टर होता है, यह जो आगे की पॉइंट है वो समझने आप लोगों को वही ज़रूरी है कि भाई जो कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है उसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को आपने याद रखना है और समझना है। जो पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। दिस इज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ वेदर कंडक्टर इज सॉलिड और होलो। चाहे कंडक्टर सॉलिड हो चाहे होलो हो, तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। चाहे मान लीजिए कोई इस तरह से होलो कंडक्टर है तो भी वहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। या फिर सॉलिड है तो भी वहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा क्यों होता है ये समझना आप लोगों को, और ये बात आपने ध्यान रखनी है जैसे मैं बता रहा हूँ, पॉइंट है ये। तो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट फैक्ट भी है, और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो इनसाइड द मेटल। मान लेते हैं कि एक बात मान के चलते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। देन फोर्स विल बी देयर विल बी ए फोर्स ऑन मोबाइल चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स होगी, और इस फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से देयर विल बी ए नेट मोशन ऑफ मोबाइल चार्जेस की मोशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह कंट्राडिक्शन है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, और वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट फैक्ट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड ऑन द कंडक्टर। इसके अलावा आप समझ सकते हैं दूसरा तरीका है। मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, चार्ज उसके सरफेसेस पे आ जाता है। पहली बात तो अगर सॉलिड कंडक्टर है तो चार्ज उस पर सरफेसेस पे है। अगर होलो कंडक्टर है, मान लीजिए एक तरह से होलो कंडक्टर के इनसाइड, जैसे इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं हम, सॉरी दोबारा से देख लीजिए, कोई मान लीजिए होलो कंडक्टर है, जैसे होलो सेल था हमारे पास,
उसके इनसाइड हमने गॉसिस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाली है, 0 निकाल ली है। क्या निकाल लिया, 0। क्योंकि क्यों निकल के आए 0, क्योंकि अगर कोई सरफेस आपने मानना है, इस पॉइंट पे मानते हैं, और कोई सरफेस मानना है तो सरफेस के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है। इसके साथ साथ अगर कंडक्टर सॉलिड है, अगर कंडक्टर अंदर से भरा हुआ है, तो मान लीजिए अंदर फिर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज यहाँ पर ऐसे नहीं होता, तो कैसे होता है, चार्ज जो है ना उसके सरफेस पे आ जाता है। इस पॉइंट को आप आगे समझेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि चार्ज सरफेस पे क्यों आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है भाई, जो चार्ज है रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इसके बाद अगला इस तरह से भी आप समझ सकते हो। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई किया यहाँ पर कि इधर तो पॉजिटिव प्लेट है और इधर नेगेटिव प्लेट है, या फिर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस वजह से नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा इस सरफेस पर, पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा, इनसाइड जो चार्ज है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है, देयर इज़ नो नेट चार्ज। जैसे मैं भी बता रहा था, देयर इज़ नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा। द चार्जेस मस्ट रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो भी चार्जेस होंगे वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। यह बात मैं आपको बता ही रहा था थोड़ी देर पहले कि मान लीजिए अगर यह कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज है, तो चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर दूर दूर रहने की कोशिश करेगा। इस वजह से वो कहाँ पर रहेगा, सरफेसेस पर रहेगा। यह भी मैं आपको इस तरह से गॉसियन सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा उल्टा भी समझते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस बात को भी आपने समझना है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। यह जो पॉइंट है ना, एक तरह से जैसे हमने स्फेरिकल कोई बॉडी थी उसके, जैसे हमने गॉसिस सरफेस का, गॉसिस थ्योरम का, गॉसिस लॉ का यूज़ करके निकाला था, उसी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए जो इन्होंने लिख रखा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट पैरेलल है कंडक्टर के सरफेस के, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सरफेस के ऊपर वो उनके अंदर एक्सेलरेशन होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पर समझ लीजिए, अगर कंडक्टर इस जगह पर है, मतलब यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर नहीं है, किसी और डायरेक्शन में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना होकर किसी और डायरेक्शन में, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी और चार्ज जो है ना ऐसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेकिन जब कंडक्टर इक्विलिब्रियम में होता है तो चार्ज जो है ना उसके सरफेस के ऊपर रेस्ट पे होता है, कोई फोर्स नहीं लगती। इस वजह से अगर फोर्स नहीं लग रही तो उसका कोई भी कंपोनेंट ऐसी वैसी डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऐसे होगा, सिर्फ इस तरह से होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि अगर कोई चार्ज इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लगी है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से चार्ज मूव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, चार्ज सरफेस के ऊपर रेस्ट पे रहता है, मूव नहीं करता। अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हैज़ द सेम वैल्यू ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर। सीधी बात है, क्योंकि कंडक्टर, जैसे ये मान लीजिए भाई सरफेस के ऊपर वी पोटेंशियल है, दोबारा से देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर वी पोटेंशियल है, तो यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, वी ही रहेगा। क्योंकि
ई क्या है, इनसाइड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो जो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आने के लिए वर्क डन। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आने के लिए जो वर्क डन होगा, दोबारा से बता रहा हूँ, देखिए भाई एक बार। यहाँ का पोटेंशियल भी है, ये है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, चाहे इसको यहाँ से यहाँ लेके आओ, चाहे यहाँ से यहाँ लेके आओ, चाहे यहाँ से यहाँ लेके आओ, किसी भी पॉइंट पर लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क डन सेम ही रहेगा। वर्क डन सेम क्यों रहेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो, सॉरी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है इस जगह पर, यहाँ से लेके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है वो जीरो है, कोई एक्स्ट्रा वर्डन नहीं करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि चाहे कंडक्टर यहाँ पर हो चाहे कहीं पे भी हो, जो पोटेंशियल की वैल्यू है जो यहाँ पर है वही हर जगह पर होगी। तो ये था चौथा पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसके साथ आपने टॉपिक करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यह जो टॉपिक है एक तरह से बिल्कुल आसान है और आपने इसको समझना है। यह एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो सेम हो, सॉरी, जीरो होती है। तो इट इज़ द प्रोसेस, ध्यान से समझिए इसकी डेफिनेशन को। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग a certain region of space from external field। एक्सटर्नल फील्ड से किसी सरफेस को प्रोटेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। शील्डिंग का मतलब होता है शील्ड करना, बचाव करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होगा, प्रोटेक्ट करना किसी सर्टेन रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है और आपने इसको आसानी से समझना है और याद करना है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अभी जब हम पीछे पॉइंट पढ़ के आए हैं उनमें से एक पॉइंट ये भी था, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ड्यूरिंग अ थंडर, इसी कंसेप्ट के ऊपर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई मेटल है, इस तरह से मेटल बॉडी है, तो इसके अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब कोई कैविटी होगी, कोई भी बॉक्स होगा कंडक्टर का, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। तो उसके अंदर के रीजन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ड्यूरिंग अ थंडर अकोम्पनिस्ड बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग के दौरान जब बिजलियाँ कड़क रही हैं, गिर रही हैं, तो अगर कहीं पे बिजली गिरने की संभावना है तो इट इज़ सेफर टू इनसाइड ए बस देन ओपन ग्राउंड और अंडर अ ट्री। किसी पेड़ के नीचे या ओपन ग्राउंड की अपेक्षा आप किसी बस या कार के अंदर सेफ होंगे। क्यों सेफ होंगे, क्योंकि वहाँ पर वो एक कंडक्टर है और कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अगर कोई चार्ज वहाँ पर आकर गिरेगा तो वो क्या रहेगा, उसके सरफेस पे ही रहेगा, इनसाइड द कंडक्टर नहीं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सॉरी, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो अंदर क्या होगी, जीरो होगी। जो मेटल है वो क्या एक तरह से इक्विलिब्रियम कर देगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इसके साथ अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक। कैपेसिटेंस क्या होता है, ध्यान से समझना भाई। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, इसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, हम उसको चार्ज दे रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है, इस तरह से कोई सॉलिड है या फिर किसी तरह से मान लीजिए हमने इसको चार्ज किसी वायर से चार्ज देना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी चार्ज इकट्ठा हो रहा है, इसके ऊपर इकट्ठा होता रहेगा।
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको हम और चार्ज नहीं दे सकते। तो अगर छोटा कंडक्टर है तो कम चार्ज ले पाएगा। हो सकता है मेटल पे भी डिपेंड करे, अलग अलग मेटल जो है ना अलग अलग चार्जेस को स्टोर कर, अगर हो सकता है तो स्टोर करें। अगर ऐसे मतलब बॉडी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ऐसी प्रॉपर्टी किसी बॉडी की, किसी कंडक्टर की, जिसकी वजह से वो बताए कि वो बॉडी कितने चार्ज को स्टोर कर सकती है, तो हम इसको उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस बोलेंगे। व्हेन ए चार्ज क्यू, ध्यान से समझिए इसको डिटेल में कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर की ये हमें बता रही है कि कोई कंडक्टर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। व्हेन अ चार्ज q is given to an isolated conductor, its potential will change। और पोटेंशियल इंक्रीज भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है ना हमें पता है, दोबारा समझिए एक बार, जब किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, एक तरह से कह सकते हैं। और जो पोटेंशियल में इंक्रीज है वो डिपेंड करता है साइज और शेप ऑफ कंडक्टर के ऊपर। अगर साइज ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम इंक्रीज होगा, क्योंकि v क्या होता है, ध्यान से देखिए, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के इक्वल होता है। तो अगर q दे रहे हैं तो v बढ़ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर r ज़्यादा होगा तो v कम इंक्रीज होगा, अगर r कम होगा तो v ज़्यादा इंक्रीज होगा। इस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है। और पोटेंशियल जो है ना वो क्या होगा, कंडक्टर चेंज करेगा चार्ज की वजह से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q या फिर q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, दोनों बातें हैं यहाँ पर। q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। भाई कितना चार्ज दे सकते हैं किसी कंडक्टर को, वो उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जिसे यहाँ पे लिख रखा q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v और q इज इक्वल टू cv। तो अगर हमने कितना चार्ज दिया है वो v पर डिपेंड कर रहा है और c यहाँ पे एक कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, जिसको हम कंडक्टर की कैपेसिटेंस बोलते हैं। c ज़्यादा होगा तो भी चार्ज ज़्यादा दे सकते हैं, और v तो एक उस बॉडी के लिए वो कांस्टेंट होता है। तो किसी भी बॉडी के लिए c भी कांस्टेंट होगा, लेकिन q इंक्रीज होगा v के इंक्रीज होने से। एक टाइम ऐसा आएगा कि v मैक्सिम हो जाएगा, हम उसको और ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते, और ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते, तो हम कहेंगे कि ये इसका पोटेंशियल मैक्सिम हो गया है। तो भाई यहाँ पर जो c क्वांटिटी है इसको हम कैपेसिटेंस बोल लेंगे। दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो पोटेंशियल पर और बाकी किस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगी भाई, वो डिपेंड करेगी उसकी साइज और शेप और नेचर के ऊपर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर यहाँ से देखिए इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप्ड इन द कंडक्टर। वो किसके इक्वल होगा, रेशियो होगा q बाई v के इक्वल होगा, c इज इक्वल टू q बाई v के इक्वल होगा। इसके साथ साथ अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी की जो यूनिट है वो फैरेड है, FARAD फैरेड। और जो एक फैरेड है वो कितनी कैपेसिटेंस होगी, देखिए एक कंडक्टर हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड if a charge of 1 coulomb is given to it and raises its potential by 1 volt, C is equal to Q by V है। अगर Q को 1 कूलाम कर दें और V को 1 वोल्ट कर दें तो C क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाई V। ये 1 कूलाम है और ये 1 वोल्ट है, तो ये 1 फैरेड, कैपिटल F से नोट किया था,
1 फैरेड होगा। अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब चार्ज दिया है और वह उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ा रहा है तो हम उसके कैपेसिटेंस को 1 फैरेड बोल लेंगे। और क्योंकि 1 फैरेड जो है ना एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, ध्यान दीजिए आगे चल के हम समझेंगे, तो इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है, वैसे ऐसा यूनिट जो है ना 1 फैरेड है, लेकिन माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड हम इसकी प्रैक्टिकल यूनिट मानते हैं। क्यों मानते हैं अभी बताता हूँ। इसके साथ साथ जो आपका अगला टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर जो स्फेरिकल है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। मान लीजिए आपने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया, इसका रेडियस r है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी। तो आपने यहाँ पर लिखना है, अगर कम लिख रखा है तो और ज़्यादा लिख लेना, यहाँ पर लाइन बना लेना, लेट वी हैव टू कैलकुलेट ए कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है भाई, यहाँ पर आपने जो ये ना एप्सिलॉन लेना, ना कि एप्सिलॉन लेना है, ये नहीं लेना, इसको रहने देना। क्यों? क्योंकि उस कंडक्टर का जो परमिटिविटी है वो क्या होती है, वो एप्सिलॉन होती है। एप्सिलॉन नोट तो एयर की है। तो आपने कंसीडर कर लिया, इफ ए चार्ज q इज गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, इसका पोटेंशियल राइज करेगा v इज इक्वल टू, बता तो थोड़ी देर पहले, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r इसका पोटेंशियल होगा। और हमें बस कुछ नहीं करना, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो इसमें हमने v की वैल्यू पुट रख दी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो अब देखेंगे यहाँ पर q से q कट गया तो क्या रह गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन r, इसको ठीक कर लेना, 4 पाई एप्सिलॉन r रह जाएगी इसकी कैपेसिटेंस। तो इसके साथ साथ आगे जो है ना, इसमें एक छोटी सी बात और रखी है, द कैपेसिटेंस ऑफ डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ साइज ऑफ द कंडक्टर। रेडियस ऑफ साइज ऑफ द कंडक्टर, रेडियस या फिर साइज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ का रेडियस r क्या होता है, 6400 किलोमीटर होता है भाई। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6.4 इंटू 10⁻⁻6 करके, सॉरी +6 करके, और वहाँ पर 4 पाई, सॉरी एक बार दोबारा से वैल्यू पुट करते हैं आप वहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, ये वैल्यू पुट करते हैं, ये और ये, तो जो उसकी कैपेसिटेंस है वो 711 यहाँ पर लिख रखी है, 711 गुणा 10⁻⁻6 फैरेड, या फिर कह सकते हो 711 माइक्रो फैरेड है। तो इसलिए बहुत ही कम है। ये हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड एक बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा होने के बावजूद भी इसकी कैपेसिटेंस बहुत ही कम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।